हाँ, तो नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ, उम्मीद है कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, एकदम ख़ास तरीके से अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे होंगे। मेरे प्यारे भाइयों-बहनों, मैं आप सभी के साथ में आज एक ऐसे विषय पर चर्चाएँ करने वाला हूँ, आपको थंबनेल तो दिख चुका होगा कि आज अपनी जो खास चर्चाएँ रहने वाली हैं, वो किस विषय की रहने वाली हैं। मेरे प्यारे भाई, आज अपनी चर्चाएँ हम सामाजिक विज्ञान यानी कि एसएसटी के एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करने वाले हैं। और प्यारे भाई, आप इस बात को ध्यान रखें, मैं आप सभी को ये बता देना चाहता हूँ कि क्लास 10th को मैं पढ़ा रहा हूँ और क्लास 10th को मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ मेरे प्यारे भाई, मात्र 4 से 5 वीडियो डालूँगा हर सब्जेक्ट की। और 4 से 5 वीडियो ऐसी डालूँगा जिन वीडियो में मेरे प्यारे भाई पूरा पेपर छपेगा। इस बात की गारंटी लेता हूँ कि पूरा पेपर सारे क्वेश्चंस वहीं से आएँगे और क्वेश्चंस के तरीके भी मैं इस तरीके से कराऊँगा कि पेपर के क्वेश्चन जो होंगे पेपर में वो सब कुछ जितना पढ़ाऊँगा उन्हीं में से निकल के आएँगे। इस बात को मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। आपको मैं टॉप 15 क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों। मेरे प्यारे भाई, ये वीडियो बेशक बड़ी हो सकती है, लेकिन समझाऊँगा ऐसा कि पेपर में कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप कर दोगे। मेरे प्यारे भाई, ये जो क्लास होगी पूरी की पूरी आपकी सामाजिक विज्ञान की, वो ध्यान रखें 4 भागों में मिलेगी। मैंने कहा 4 वीडियो डालूँगा। ठीक, ये जो आज की क्लास है वो उसमें 15 नंबर आपके पक्के करवाऊँगा, इस बात को गारंटी के साथ कहता हूँ। ठीक, सामाजिक विज्ञान की क्लास होगी और ध्यान रखें क्लास 10th के साथ-साथ ये क्लास 12th का भी भला करेगी। समझ पा रहे हो? कुल मिला के क्लास 12th के लिए भी बहुत अति महत्वपूर्ण है। ठीक, आप समझिए जिनके पास क्लास 10th में सॉरी 12th में हिस्ट्री होती है, हिस्ट्री, अब हिस्ट्री वाले बच्चे भैया कहाँ से पढ़ाई करें? भैया देखिए, ये कुछ चीज़ें बेसिक्स ऐसे होते हैं जो 10th के ही होते हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि जो भारत का राष्ट्रवाद है, जो राष्ट्रवाद का उदय है, ठीक? वो हमें ये बताइए भारत में जो राष्ट्रवाद है, उसका जो उदय है और वो पूरा का पूरा, आप मुझे ये बताइए क्या वो बदल जाएगा? वो तो वही रहेगा ना और वही हमें पढ़ना पड़ेगा। तो बताइए क्या ये इम्पोर्टेंट नहीं हो जाती? तो प्यारे साथियों, आगे बढ़ जाते हैं मेरे प्यारे भाई। सबसे पहले शुरुआत करता हूँ बेहद ख़ास प्रश्न के साथ में। ऐसे-ऐसे क्वेश्चन छाँट के लाया हूँ जो पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं, इस बात को आप ना भूलें। पेपर में सीधे प्रश्न छपेंगे, इस बात को भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। जिस तरीके से मैंने थंबनेल एडिट किया है, उसको भी ध्यान रखें। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं खास अंदाज के साथ में। 2 मिनट हो चुके हैं, 3 मिनट हो चुके हैं, आगे बढ़ जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आने वाला है और ये आ चुका है पहला प्रश्न। स्क्रीन पर ये रहा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कह रहा है सुनते हैं इसकी। देखिए प्यारे भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, पहला क्वेश्चन कह रहा है प्यारे भाई, कुलीन वर्ग और नए मध्यम वर्ग की महत्वपूर्ण विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। आप समझ पा रहे हो ना कि जो कुलीन वर्ग के जो महत्वताएं हैं, उसकी जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, उसकी जो है चर्चाएं करनी है। ठीक, कुलीन वर्ग और मध्यम वर्ग, ठीक समझिए बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कुलीन वर्ग जो होता है वो पैसे वाला वर्ग है और जो मध्यम वर्ग है वो सामान्य तौर पर है। ठीक, समझ पा रहे हैं? आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न समझ लिया, सुनते हैं इसके उत्तर की ओर। कुलीन वर्ग नए मध्यम, कुलीन वर्ग नए मध्य वर्ग की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, सामाजिक राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कुलीन वर्ग या यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली जो है वो होता था। ठीक, दूसरी चीज़ इसमें देखने को मिलती है, क्या देखने को मिलती है भैया? वो ये देखने को मिलती है कि प्रभुत्वशाली वर्ग था, उसके साथ-साथ यूरोप के पश्चिम मध्य भागों में औद्योगिक इकाइयों और व्यापार में बढ़ोतरी, शहरों से मतलब जो शहरों का विकास हुआ और वाणिज्य वर्गों का उद्भव हुआ जिनका अस्तित्व बाजार के उत्पादन पर आधारित था। ठीक, कुलीन वर्ग को समझ पा रहे होंगे। कुलीन वर्ग जो था प्यारे भाई, वो बड़े मतलब जो है हम कह सकते हैं कि थोड़ा उच्च वर्ग के लोग थे, कुलीन वर्ग के जो लोग थे। ठीक, उनके पास व्यापार और औद्योगिक इकाइयों में बहुत बढ़ोतरी देखने को मिली, विकास देखने को मिला, कई सारी चीज़ें देखने को मिली। अब बात करते हैं औद्योगिकी के कारण नए समाज और सामूहिक श्रमिक वर्ग
के लोग, मध्यम वर्ग जैसे उद्योगपति, व्यापारी, सेवा क्षेत्र के लोग, ये सब इस अस्तित्व में आए। ठीक। और कुलीन को कुलीन को प्राप्त कुलीन को प्राप्त कुलीन को प्राप्त विशेषताओं विशेष अधिकारों, क्या लिखा है ये, विशेष अधिकारों की समाप्ति के बाद शिक्षित उदारवादियों के माध्यम राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए। ठीक। जो कुलीन वर्ग के लोग थे, उनकी जो विशेष अधिकार थे वो खत्म हो गए। उसके बाद में शिक्षित और उदारवादी जो थी, उनके उदारवादिता जो थी वो भर गई उनके अंदर। ठीक। वो जो है इसी चीज से लोकप्रिय हो गए। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कहता है, नेपोलियन संहिता से आप क्या समझते हैं? प्यारे भाई, ये पहला जो चैप्टर है आपका, उसी चैप्टर से ये सारे क्वेश्चंस हैं, आप इस बात को ना भूलें। वही से सारे क्वेश्चंस हैं। देखिए, नेपोलियन ने जो है भाई, वो फ्रांस में लोकतंत्र को नष्ट कर दिया। इसने क्षेत्र में क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया, जिससे पूरी व्यवस्था कुशल बन सके। नेपोलियन ने 1804 ईस्वी की नागरिक संहिता, जिसे सामान्यतः नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, जन्म पद आधारित विशेष अधिकार समाप्त कर दिए। समझ चुके होंगे इस बात को। प्यारे भाई, आगे बढ़ते हैं। ठीक। देखिए, जो नेपोलियन की संहिता है वो दर्शाती है, जो नेपोलियन जो था, उसने ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं लागू की जिससे वो जो फ्रांस है उसमें जो है व्यवस्था बहुत बेहतर बन सके। और 1804 ईस्वी की नगर संहिता, जिसे सामान्यतः नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, ने भी विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया था। निरंकुशवाद की बात अगर हम करें तो क्या है निरंकुशवाद, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं। निरंकुशवाद ऐसी सरकार या शासन, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, सैन्य बल और आधारित दमनकारी होते हैं, निरंकुशवाद कहा जाता है। यानी कि आप सोचिए कि ऐसी सरकार, प्यारे भाई, जहां शासन सत्ता जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। ठीक। बिल्कुल किसी काबू में नहीं होती। आप समझ पा रहे हो, इस तरीके से होता है। ठीक है। तो ये बहुत ही दमनकारी सिद्ध होता है, ये क्वेश्चन का कहना है। निरंकुशवाद को समझाना है इस प्रश्न में। आगे बढ़ जाते हैं बिना देरी के। क्या प्यारे साथी, आप जो है तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक बात ध्यान रखें, अपनी सीट की पेटी बांध लें, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे लाया हूँ, महत्वपूर्ण है, बहुत मजा आने वाला है। समझिए चीजों को। भारत आने के बाद गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन कौन सा था? पहले तो हमें ये जानना है। दूसरी चीज मेरे प्यारे भाई, दूसरी चीज क्या रहने वाली है? दूसरी चीज ये रहने वाली है, वो भी समझ लेंगे बाद में। पहले समझते हैं कि कौन सा था। प्यारे भाई, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद गांधी जी ने 1916 में बिहार के चंपारण से पहला सत्याग्रह, सत्य का आग्रह, उन्होंने उस आंदोलन की शुरुआत की। यहाँ के किसान नील की, प्यारे भाई देखिए, गांधी जी ने जो पहला आंदोलन जो लड़ा था, वो बिहार के चंपारण जिले से जो है, वहाँ नील के किसान नील की खेती जो करते थे, ठीक, उनके लिए लड़ा था। और उन्होंने वहाँ जाकर जो है आंदोलन किया, क्योंकि वहाँ पर जो है वहाँ के लोगों को सही धनराशि नहीं मिल रही थी नील की खेती की, और वहाँ पर बहुत से अत्याचार उनके ऊपर हो रहे थे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए गांधी जी ने ये जो है आंदोलन को तैयार किया, सत्याग्रह आंदोलन के तौर पर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बिना देरी के। चौथा प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, देख लीजिए। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को ही क्यों चुना? महात्मा गांधी के अनुसार भारत में ब्रिटिश शासन भारतीय के सहयोग से स्थापित हुआ, और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल रहा था। यदि भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो भैया, तो क्या होगा? तो ब्रिटिश शासन खत्म हो जाएगा। देखिए, हमारे जो गांधी जी थे, प्यारे भाई, जो गांधी जी थे, उनका ऐसा मानना था कि अगर जो ब्रिटिश के लोग हैं, जो ब्रिटिश लोग आए हैं हमारे यहाँ पर, और हमारे यहाँ पर कब्जा करने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो प्यारे भाई, जब वो हमारी मर्जी से आए हैं, तो भैया आप मुझे ये बताइए, हमारे सहयोग से आए, तो बताओ क्या हम उनका असहयोग करेंगे तो क्या वो नहीं जाएंगे?
तो फिर हमने क्या किया, जो है गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। तो जब हमारे सहयोग से अंग्रेज आए थे तो गांधी जी ने किसकी शुरुआत कर दी, असहयोग आंदोलन की। बात समझ चुके होंगे, उम्मीद है, आशा है समझ में आया होगा यहाँ तक। बिना देरी किए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे भाई। बहुत देर हम नहीं लगाएंगे एक ही प्रश्न में, ठीक। जो भी चर्चाएं करेंगे अंदाज वाली करेंगे, बेहतर खास अंदाज वाली करेंगे। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, 5वां क्वेश्चन है, आई थिंक 5वां ही है ना, चौथा 5वां, छठा क्वेश्चन है ये, ठीक। छठा क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या कह रहा है। बहिष्कार से आशय समझाइए, यानी कि जो बहिष्कार होता है उसका क्या आशय है, क्या तात्पर्य है। चलिए समझ लेते हैं बिना देरी किए प्यारे भाई, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी के साथ, देखिए बहिष्कार का क्या मतलब, किसी के साथ संपर्क बनाए रखने, जुड़े रहने से मना करना, या उसकी गलती मतलब जो उसकी गतिविधियां हैं, जो उसकी एक्टिविटी हैं, अगर उसमें शामिल होने से इनकार कर देना ही किसी चीज़ का बहिष्कार कहलाता है। आप समझिए, आप इस चीज़ को ऐसे समझिए, जैसे मान के चलिए आप कोई कार्यक्रम कर रहे हैं और उस कार्यक्रम में मैं आपके साथ में सम्मिलित नहीं हो रहा, तो मैं आपका बहिष्कार कर रहा, ठीक है। या हमें अगर मान के चलो हम सरकार का सहयोग नहीं करते और सरकार के सहयोग करने से इनकार करते हैं, तो वो सरकार का बहिष्कार होगा। समझ गए। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था, ये बात कही गई है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 7वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे भाई। बिना देरी किए खास अंदाज के साथ में बढ़ते हैं। चलिए, चोरी चोरा की घटना का क्या प्रभाव पड़ा प्यारे भाई। चोरी चोरा की जो घटना थी, चोरी चोरा की जो घटना थी, वो क्षुब्ध और दुखी होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था मेरे प्यारे भाई। देखिए चोरा चोरी की जो घटना थी, उस घटना में प्यारे भाई हुआ क्या था कि एक चौकी थी, ठीक। एक चौकी जो थी, थाना चौकी, वो जला दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। तो अंग्रेजों के द्वारा जब वो थाना चौकी जला दी गई, इसमें 15 से 16 लोग मर गए, यानी कि पुलिस वाले, पुलिसकर्मी। तो प्यारे भाई फिर गांधी जी को बहुत दुख हुआ इस बात का, और गांधी जी को जब दुख हुआ तो भैया उन्होंने कही कि नहीं, अब हम क्या करेंगे कि हम जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। तो भाई साहब गांधी जी को जो है असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा था, और वो जो है यही घटना जो है चोरा घटना का प्रभाव जो है दर्शाती है। आगे बात करते हैं साइमन कमीशन के बारे में। साइमन कमीशन क्या दिखाता है, साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था। देखिए प्यारे भाई, भारत की तत्कालीन राजनीतिक रूपरेखा की जानकारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने सर जॉर्ज साइमन, यानी कि जो सर जॉन साइमन है, के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया था, ठीक। एक वैधानिक आयोग का क्या किया था भाई, गठन किया था, ठीक, वैधानिक आयोग का। तो अब वैधानिक आयोग का गठन करने, तो प्यारे भाई, तो यहाँ पर ये गठन की बात हुई है, जो ब्रिटिश सरकार के लोग थे उन्होंने एक अधिकारी को नियुक्त किया था, एक आयोग को गठन करने के लिए नियुक्त किया था, वही साइमन कमीशन के तौर पर जाना जाता है, ठीक है। समझ चुके हैं। इस तरीके का कोई भी प्रश्न आए आप दहाड़ के आए पेपर में, डरना घबराना बिल्कुल नहीं है। आगे आगे प्रश्नों की ओर बढ़ जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, स्क्रीन पर आ चुका है। प्रथम विश्व युद्ध भारतीय समाज व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव डालता है, ठीक। भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव डालता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट कहूंगा, क्योंकि ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक। किसी न किसी सेट में, 7 सेटों में से किसी न किसी सेट में ये जरूर बनता है। समझ चुके हो। चलिए बिना देरी के आगे बढ़ जाते हैं, बिल्कुल खास तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए भाई जल्दी से। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध भारतीय समाज अर्थव्यवस्था पर निम्न प्रभाव उसने डाले। एक पहला प्रभाव, इस विश्व युद्ध में नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा हो गई, पहली बात। दूसरी बात क्या हुई भाई, वर्ष 1913-1918 के बीच, समझना बात को, 1913-1918 के बीच कीमतें जो थी वो दुगनी हो गई, जिसके कारण लोगों की मुश्किलें बढ़ गई भैया। 1913-1918 की बात है भैया, आपको पता होना चाहिए 1913 और 18 के बीच की कीमतें जो दुगनी हो चुकी थी।
1914 में जो है प्रथम विश्व युद्ध हुआ। उसके बाद में 1913 और 1918 के बीच की कीमतें जो थी वो दुगनी हो गई, जिसके कारण लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। तीसरी बात अगर हम देखें तो गांव में युवाओं का जबरन सेना में भर्ती। देखिए प्यारे साथी, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तब युवाओं को बहुत ज़्यादा फौज में भर्ती के लिए जो है बेगार उनसे करवाई जा रही थी। अब जब बेगार भर्ती जो है करवाई जा रही थी तो ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा भी उत्पन्न हो गया। ये भी एक सबसे बड़ी समस्या बन गई प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। और आगे समस्याएं क्या बनी, 1918 और 1920 और 21 देश में बहुत सारे हिस्सों की फसल खराब हो गई। अब आप मुझे ये बताइए, जब युद्ध होगा तो क्या फसल बर्बाद नहीं होगी? तो यहाँ पर फसल भी बर्बाद हुई, बहुत सारी समस्याएं भी देखेंगे। तो ये समस्याओं में से कुछ है समस्या। ठीक, आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्यारे भाई, बहुत बार पूछा गया प्रश्न, ये बिग जो है लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, इस बात में कोई संशय नहीं है, चीज़ों को समझाऊंगा और मैं समझाना ही मेरा मकसद है, अंततः समझाता ही रहूंगा आपको। ठीक है, देखिए महात्मा गांधी द्वारा जो 3 आंदोलन चलाए गए उनको विस्तार से बताओ। देखिए जो दूसरा चैप्टर है आपका भारत में राष्ट्रवाद, उसमें यही सबसे ज़्यादा है। इसी को समझना एक अपने आप में बहुत बड़ी चैलेंजिंग बात है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। चलिए शुरुआत करते हैं। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 आंदोलनों का वर्णन कीजिए। 3 आंदोलन कौन कौन से थे प्यारे भाई? 3 आंदोलन कौन कौन से थे? पेन को चेंज करते हैं और बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। पेन को मन पसंद कर लेते हैं। चलिए, मन पसंद पेन कर ली है, आगे आगे बढ़ जाते हैं। देखिए महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 आंदोलनों का वर्णन। महात्मा गांधी, कई तरीकों से ये प्रश्न पूछा गया है, अलग अलग तरीकों से। देखो कितनी बार पूछा गया, 4-5 बार पूछा गया, तो आप इस चीज से कंफ्यूज ना हो, ये वही प्रश्न है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लेते हैं उत्तर इसका क्या है भाई। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 प्रमुख असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। मेरे प्यारे भाई, हमारे जो गांधी जी थे उन्होंने 3 आंदोलनों को अहम भूमिका निभाई। अहम यानी कि उनके द्वारा ही जो है प्रस्तुति की गई उन चीज़ों की। ठीक है, तो आप सोचिए कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, असहयोग आंदोलन था, और आप सोचिए कि जो भारत छोड़ो आंदोलन था, ये इतने महत्वपूर्ण आंदोलन थे मेरे प्यारे भाइयों कि इनके विषय में प्रश्न भी आ गया। आप देख लीजिए, पहला प्रश्न पढ़ते हैं, असहयोग आंदोलन जो है उसके बारे में समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे बिना देखे। असहयोग आंदोलन सविनय अवज्ञा के दीर्घ, ठीक, ये प्यारे साथी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा छोटा सा। ये जो असहयोग आंदोलन है उसका क्वेश्चन मुझसे गलत हो गया है। ठीक है, दीर्घ, देखिए 7वें और 8वें पाठ की बात कर रहा है, तो इसको जो है हम आगे पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन को। ठीक है, बाद में पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो अभी हम भारत छोड़ो आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन क्या था? 8 अगस्त 1942 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बम्बई, जो कि अब मुंबई है, ग्वालिया टैंक मैदान में हुई अधिवेशन में ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव किया गया। यानी कि अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया गया और इस चीज़ों के प्रस्ताव रखे गए। हमारे महान वीर पुरुषों ने किस तरीके से देश को आज़ादी के लिए अपने प्राण को त्यागा, वो बहुत ही आप समझिए कि सराहनीय है। और ये हम सबको याद रखनी चाहिए, ये बातें यही भूलना नहीं चाहिए, हमें हमेशा स्मरण में रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इस आंदोलन की सफलता थी, उसके लिए महात्मा गांधी ने लोगों को करो या मरो का मंत्र भी दिया था। आप सोचिए कि करो और मरो का जो मंत्र है वो गांधी जी ने ही दिया था। ब्रिटिश सरकार को तत्काल भारत छोड़ कर चले जाने की चेतावनी यानी कि वार्निंग भी देती थी कि भैया आप चले जाइए, वरना आपका ऐसा हश्र होगा कि आप जो है दूर दूर तक नहीं दिखेंगे। तो भैया ये वार्निंग भी दे दी थी हमारे क्या नाम है प्रिय जो है गांधी जी ने। उन्होंने कह दिया था, जिनको आज फादर ऑफ नेशन के नाम से भी जाना जाता है, हम उनको बापू या राष्ट्र के पिता भी कहते हैं। ठीक है, गांधी जी को राष्ट्र के पिता भी कहा जाता है। ठीक, गांधी जी को क्या कहा जाता है भैया? राष्ट्र के पिता। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए, फादर ऑफ द नेशन भी कहा जाता है। आगे बढ़ जाते बिना देरी किए। तो भैया क्या हुआ, ये जो मंत्र दिया था गांधी जी ने वो ब्रिटिश सरकार का तत्काल भारत छोड़ चले जाने की चेतावनी थी। 8 अगस्त को रात में भारत छोड़ो जो प्रस्ताव था वो पास होते ही क्या हुआ भैया, हुआ क्या
देखते हैं, आंदोलन की शुरुआत हो गई। जैसे ही ये प्रस्ताव पारित हो गया, आंदोलन शुरू, भारत छोड़ो आंदोलन। भैया ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि तत्काल प्रतिक्रिया करते हुए गांधी जी समेत लगभग सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। भारत छोड़ो आंदोलन में भैया सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तार करने के बाद में नजरबंदी कर दिया, जेल में डाल दिया। अतः यह आंदोलन इस प्रकार नेतृत्वहीन, अराजक, हिंसक हो गया। आंदोलन के समय अनेक स्थानों जैसे बलिया, सतारा, तामलुक, इन जगहों पर ब्रिटिश अधिकारियों को हटाकर सरकारें भी स्थापित की गई। सरकार ने बल प्रयोग कर आंदोलन का दमन करना प्रारंभ किया। हालांकि आंदोलन का दमन कर दिया गया, किंतु इस आंदोलन ने ब्रिटिश राज की जड़ें हिलाकर रख दी थी। ये बात भी देखने को मिली है प्यारे भाई। जो गांधी जी थे उनके साथ बहुत से लोग थे जिन्होंने इस आंदोलन में हिस्सा लिया था। तो भैया उन्होंने ऐसी नींव हिला दी कि अंग्रेजों की जो है आप सोचिए कि अंग्रेजों की नींदें गायब कर दी। भैया अंग्रेजों को ऐसे नहीं भगाया गया, बुरी तरह से भगाया गया। और देखिए मेरे प्यारे भाई, मैं हकीकत में कहूँ तो जो अंग्रेज पहले आए थे तो वो तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अंग्रेज जो आए थे वो ऑफलाइन आए थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक दैट ओनली, मुझे ऐसा लगता है कि जो आज अंग्रेज आए हैं वो ऑनलाइन आए हैं। ठीक, ऑनलाइन आए। अब इस विषय पर अलग चर्चाएं हों, मैं इस पर ज़्यादा नहीं कहूँगा कुछ भी, बस आगे बढ़ूंगा बिना देरी किए। आगे प्रश्न पर बात करते हैं, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया, क्यों बंद कर दिया? तो प्यारे भाई उन्होंने इसलिए स्थगित कर दिया था क्योंकि गोरखपुर में, अरे भाई बहुत शानदार, जो उत्तर प्रदेश का गोरखपुर है भाई, वहां पर घटना हो गई थी चोरी चोरा की। उसके दौरान जुलूस निकाला जा रहा था, इसके नेतृत्व में लोगों ने पुलिस के जवानों को लाठीचार्ज कर दिया, जिससे भीड़ आक्रोशित हो गई और पुलिस बल पर हमला कर दिया गया। पुलिस ने जवान अपनी जान बचाने को थाने में छिप गए। प्रदर्शनकारियों ने थाने को जला दिया। एक थानेदार और 22 पुलिस के जवान, मैंने कहा ना आपसे, मैं चर्चा कर चुका हूँ इस चीज पर। इस तरीके से ये आंदोलन जो है रोकना पड़ा गांधी जी को, अंततः निर्णय लेना पड़ा। इसी वजह से ये समस्या है। आगे बढ़ जाते हैं, भूमंडलीकरण क्या है। आ जाते हैं अगले तीसरे चैप्टर की ओर प्यारे भाई, बहुत खास क्वेश्चन हैं उसके भी। भूमंडलीकरण क्या है? देश के आर पार के लोगों, समान तथा सेवा। मेरे प्यारे भाइयों, मुझे लगता है कि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं चीज़ों को सही से एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए अब जब चीज़ों को समझा जाता है ना तो ये वीडियोस लंबी होती है, क्योंकि हम समझ रहे होते हैं तो वीडियोस लंबी हो जाती है, आप समझिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं बिना देरी किए। आप विदेशों के देश, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, ये मैंने क्या बोल दिया, विविध देशों के आर पार के लोग समान तथा सेवा गतिविधियों को भूमंडलीकरण कहते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं। ये बात तो छोटी सी बात है, कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं है, ये 2 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है। 2, रेशम मार्ग। देखिए रेशम मार्ग क्या थे? देखिए भैया, रेशम मार्ग व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्क का एक ऐसा मार्ग था जो एशिया के बड़े बड़े भागों को जोड़ने के साथ साथ यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ता था। यानी कि ये जो रास्ता था वो 2 व्यापारिक और संस्कृति के संपर्क को जोड़ने वाला एक रास्ता था, ठीक, जो कि 2 देशों को जोड़ता था। ठीक है, कुछ भी बड़ी बात नहीं है, समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। महामंदी। देखिए महामंदी के बारे में समझ लेते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। महामंदी के कारण की व्याख्या कीजिए कि महामंदी जो आई थी, आर्थिक महामंदी 1929 में, वो क्यों आई, ठीक, कारण क्या थे? 1929 के आसपास महामंदी शुरू हो गई, 1930 के दशक के मध्य बनी रही। इस अवधि के दौरान संसार के अधिकांश देशों ने उत्पादन, रोजगार, आय, व्यापार में अत्यधिक गिरावट महसूस। प्यारे साथी देखिए, इन सारी चीजों में गिरावट महसूस की थी क्योंकि ये महामंदी जो थी वो आर्थिक महामंदी के तौर पर देखी गई 1929 के जो है समय पर, ठीक, समझ पा रहे हैं। आगे बढ़ जाते हैं बिना देरी किए, एक एक पॉइंट आपको क्लियर कर रहा हूं मैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक। महामंदी के लिए बहुत से कारक उत्तरदायी थे जो निम्न थे। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, ठीक, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते, जल्दी आगे बढ़ते एकदम खास तरीके से। चलिए पहला कारक देख लेते हैं। पहला कारक क्या है? पहला और कारक क्या है? पहला पेन को चेंज करते हैं अट्रैक्शन के लिए, बहुत ठीक रहता है। कृषि उत्पादन की अधिकता की समस्या का बना रहना था, इससे कृषि उत्पादन का मूल्य घट गया। पहला कारक यह है कि देखिए उत्पादन की जो अधिकता की उसकी समस्या जो है बनी रही,
और मूल्य घट गया। किसान ने आय को बनाए रखने के लिए उत्पादन का विकास करने का प्रयास किया, इससे स्थिति बिगड़ गई। तो यही सबसे बड़ा कार्ड देखने को मिलता है। दूसरा कार्ड अगर हम देखें तो 1920 के दशक के मध्य में बहुत से देशों ने अमेरिका से कर्ज ले लिया और कर्ज लेने के बाद में जरूरत को पूर्ता की, अपनी जरूरतों को, जो निवेश से संबंधित जरूरतें थी उनको पूरा किया। अमेरिकी पूंजीपति यानी पैसे वाले लोग थे वो यूरोपीय देशों को ऋण देना बंद कर दिए, यानी कि जो लोन देते थे वो बंद कर दिए यूरोपीय देशों को। तो कुछ प्रमुख बैंक धराशायी हो गई और मुद्रा का पतन हो गया। पैसा ही खत्म, पैसे का ही पतन क्या हो गया, यानी कि धन का ही पतन हो गया, धन का ही पतन हो गया प्यारे भाई, धन का पतन। अब सोचिए, धन का ही पतन हो गया था यहाँ पर, तो समस्या बहुत बड़ी थी। आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए। प्यारे भाई, मास परिवहन में तकनीक की भूमिकाओं को स्पष्ट कीजिए मेरे प्यारे साथियों। ध्यान रखें, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, मास परिवहन तकनीक भूमिका को स्पष्ट कीजिए कि जो मास का जो परिवहन होता था इधर से उधर ले जाना, वो कैसे होता था, उसके बारे में समझिए। रेफ्रिजरेटेड जहाजों के विकास ने खराब होने वाले खाद्य पदार्थों को लंबी दूरियों तक पहुंचाने में काफी सहायता की। जमा हुआ मांस अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से अलग अलग देशों पर जो है कह सकते हैं एक्सपोर्ट होने लगा, जाने लगा इधर से उधर देशों में। ठीक, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से और बहुत सारे देशों में जाने लगा। इससे हुआ क्या कि यूरोपीय जो बाजार में मांस का मूल्य कम हो गया। मांस कभी कभी मक्खन और अंडा निर्धनों के लिए प्रतिदिन का आहार बन गया था। जो मांस और अंडा था वो निर्धन यानी कि जो कमजोर लोग हुआ करते थे, जिनके पास पैसे पूंजी कम थी, तो उनके लिए जो है रोज का आहार बन गया। ठीक है। बेहतर आजीविका की स्थिति देश के अंदर, प्यारे भाई, बेहतर आजीविका, माफी चाहूंगा, आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए, बिना किसी रुकावट के। बेहतर आजीविका की स्थिति ने देश के अंदर सामाजिक शांति उत्पन्न कर दी। उपनिवेश की साम्राज्यवाद को समर्थन मिला। मेरे प्यारे भाई, ये जो है सामाजिक शांति भी उत्पन्न हुई यहाँ पर, जब मांस का मूल्य जो कम हो गया और निर्धनों का जो आहार बन गया ये, तो यहाँ पर जो है सामाजिक शांति भी देखने को मिली और जो औपनिवेश था उसमें भी साम्राज्यवाद का समर्थन मिल चुका था। समझ पा रहे हैं बात? आगे बढ़ जाते हैं बिना देरी की। चलिए, कुछ और प्रश्न हैं, देख लेते हैं। 1 2 3 4, बस तीन तीन क्वेश्चंस और हैं, जल्दी से निपटा ही लेते हैं इनको भी अभी। चलिए आ जाते हैं फटाफट से। चलिए, तो ये वाली बात हो गई, आगे बढ़ जाते हैं। 1760 में ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी वो भारत में कपड़ा निर्यात के विस्तार की इच्छुक क्यों थी? 3 कारण बताओ। यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1960 में, तो वो इस चीज़ के लिए इच्छुक क्यों होगी, कपड़े के जो एक्सपोर्ट के लिए वो क्यों इच्छुक होगी, उसको विस्तार से बताना है। ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछा गया है, बात कर लेते हैं। 1760 के दशक के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता बहुत सुदृढ़ होने लगी। इस समय तक भारतीय कपड़ों के निर्यात में किसी प्रकार की गिरावट नहीं आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में निर्यात विस्तार के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। यानी कि जो भारत में निर्यात हुआ, यानी कि जो एक्सपोर्ट हुआ, ठीक है, वो चीज़ जो है वो देखने को मिली है। भारत में अब तक कपड़ा निर्यात में किसी प्रकार की गिरावट दर्ज नहीं हुई। पहली बात देखिए, निर्यात का मतलब जानते हो? देखो, एक चीज़ होती है आयात, एक होता है निर्यात। देखो, आयात का मतलब होता है कहीं किसी देश से कुछ भी जो है इंपोर्ट करना, ठीक है, लेना। और निर्यात का मतलब होता है अपने देश से किसी अन्य देश को कुछ देना। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़ते हैं। बहुत ही आसान भाषा में समझाता हूँ मैं, कोई ये नहीं है कि बहुत बड़ी लैंग्वेज में जो किताब में जो लिखा है वही बता दो, या जो जो भी प्रश्न में लिखा है वही बता दो। नहीं, ऐसा नहीं है मेरा मकसद। मेरा मकसद आसान भाषा में समझाना है। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। एक मेरी मेहनत के लाइक तो बनता ही बनता है मेरे प्यारे भाई, और एक शेयर भी बनता है। तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें इसको, और ज़्यादा से ज़्यादा कर दें। आगे बढ़ जाते हैं। ब्रिटिश सूती कपड़ों का उद्योग जो है वो अभी तक सीमित अवस्था में था और उनका विस्तार नहीं हुआ था। यूरोप में भारत में बने महीन कपड़ों की मांग अधिक थी। यही कारण था कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से होने वाले कपड़ा निर्यात को ही फैलाना चाहती थी। ठीक, ये बात भी समझ चुके होंगे। आगे बढ़ जाते हैं। कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत लैंग्वेज आसान लिखी है मैंने और ख़ास अंदाज वाली है।
ठीक है। जो ब्रिटिश सूती कपड़ों का उद्योग था वो अभी तक सीमित अवस्था में था और विस्तार नहीं हुआ था उसका। और एक और कारण ये भी दिया हुआ है, ठीक है। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो महीन कपड़ों की मांग अधिक थी, यानी कि जो महीन कपड़े होते हैं, यही कारण था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो जो है भारत से जो इम्पोर्ट होता था, सॉरी एक्सपोर्ट होता था, उसको फैलाना चाहती थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर आ जाते हैं। प्रश्न कह रहा है भैया कि किन्हीं 4 सामाजिक मूल्यों को बताइए जो प्रिंट संस्कृति को बढ़ावा देते हैं, या छापे खाने या प्रिंटिंग प्रेस को बढ़ावा देते हैं। तो चलिए बता देते हैं कुछ कारण इनको। प्रश्न पूछ रहा तो बताना तो पड़ेगा ही भैया। प्रिंट संस्कृति के सामाजिक मूल्य पर पड़ने वाले 4 प्रभाव। देखिए, पहला प्रभाव प्रिंट संस्कृति के विकास ने, हाँ प्रिंट संस्कृति का विकास है भैया। किन का विकास है? प्रिंट। प्रत्येक व्यक्ति में तार्किक और बौद्धिक क्षमता का विकास किया। आप समझिए, तार्किक और बौद्धिकता का समझ रहे हो मतलब, उस चीज का विकास हुआ और समाज के प्रत्येक व्यक्ति में ये हुआ। ठीक है। दूसरी चीज अगर हम देखें तो इस संस्कृति ने लोगों को परंपरागत रीति रिवाज, औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया। इससे लोग जो है वो तार्किक रूप से आवाज बुलंद करने लगे। समझ पा रहे हो? लोगों के अंदर तर्क करने की क्षमता आ गई और अपनी आवाज को बुलंद करने लग गए वो। ठीक है, उनमें ये जो है जागरूकता उत्पन्न हुई, जो प्रिंट संस्कृति है उसने। इससे लोगों में वाद विवाद संस्कृति का प्रसार हुआ। ठीक है, वाद विवाद संस्कृति का प्रसार हुआ और दूसरे क्षेत्र की समस्या से अवगत होने लगे, जिससे अकल और सौहार्द की भावना का उदय हुआ। ये भी बात देखने को मिली है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आई थिंक ओनली 2 क्वेश्चंस रह गए हैं और समाप्त हो गए। 2 ही नहीं है, एक ही प्रश्न है। मेरे प्यारे भाई, मैं अंततः आपसे कहूँगा कि भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक, आपका ही चैनल है, मेरा नहीं है, क्योंकि मैं आप सभी के लिए ही चीज़ें कर रहा हूँ और हमेशा आपको कुछ अच्छा और नया देने का प्रयत्न करता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए आखिरी प्रश्न को भी देख लेते हैं और मैं आपको पूरा क्वेश्चंस जो है पूरा सिलेबस कराऊंगा। सिलेबस के साथ साथ आप ध्यान रखें इस बात का भी कि सिलेबस के साथ साथ आपको वो चीज़ें भी मैं कराऊंगा जो अन्य विषय से संबंधित, जैसे साइंस से रिलेटेड है। ये तो सोशल साइंस है, साइंस हिंदी, हिंदी के तो मैंने क्वेश्चंस करा दिए। साइंस रह गया है, मैथमेटिक रह गया है और गृह विज्ञान रह गया है, होम साइंस, और इंग्लिश रह गया है। तो यही क्वेश्चंस रह गए हैं, इनको भी मैं बहुत जल्द करा दूंगा। इस बात को भी आप ध्यान रखें। आखिरी प्रश्न को देख लेते हैं, अंतिम प्रश्न है ये इस पूरी प्रश्नावली का, मैं कह सकता हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का। 19वीं सदी के प्रारंभ में भारतीय बुनकरों की क्या समस्याएं थी? जो भारत में बुनकर हुआ करते थे, जो सूत बुनते थे, कपड़े बुनते थे, उनकी क्या स्थिति? भारतीय कपड़ों की यूरोप में बहुत अधिक मांग थी। देखिए, जो जो हमारे यहाँ के, देखो हमारा जो यहाँ है ना, हमारा जहाँ है, यहाँ से अन्य देशों में जाता था क्या? कपड़ा। कपड़े का निर्यात अधिक था। ठीक, अब निर्यात था तो अधिक मांग थी। यही कारण था कि भारत से होने वाले कपड़े का निर्यात को कंपनियां विस्तार देना चाहती थी। बुने हुए कपड़ों के लिए फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली के साथ साथ व्यापारियों की प्रतिस्पर्धा होने लगी। दूसरी बात, बंगाल और कर्नाटक के कई जगहों पर बुनकर जो थे अपने गांव छोड़ के दूसरे गांव चले गए। कभी कभी उन्होंने कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया, ऋण लेने से भी इनकार कर दिया, यानी कि जो लोन ले दिया जाता था वो उससे भी उन्होंने मना कर दिया, हम नहीं चाहिए। ठीक है, ये चीज भी देखने को मिली। अब ये जानना जरूरी है कि समस्याओं का समाधान कैसे करना पड़ा, बुनकरों की समस्याएं थी कैसे। पहली चीज अगर मैं आपको बताऊं तो बाजारों में जो मैनचेस्टर से बने वस्त्रों की अधिकता होने लगी थी, क्योंकि ये वस्त्र मशीन के द्वारा बने होने के कारण कम लागत के थे। देखिए, आप मुझे ये बताइए कि जब चीज़ों का, आज भी आप देख लीजिए कि आज के समय में मजदूरों जो हैं वो, उनकी कमी इतनी कम होती जा रही है। आप सोचिए कि मशीन उनका काम मशीन कर रही है। उनका काम कौन कर रहा है? मशीन। पहले के समय में आप सोचिए, किसी का अगर लेंटर पड़ना होता था तो लेंटर जब पड़ता था प्यारे भाई, पहले तो लेंटर इतना होता ही नहीं था, लेकिन कुछ समय के मुकाबले पहले हम देखें तो देखने को मिलता है कि पहले का जो लेंटर था प्यारे भाई,
उसको डालने में बहुत वक्त लगता है, लेकिन आप देखिए मशीन से तुरंत ही वो कंक्रीट को मिक्स करता है, तुरंत से मसाला बना के तैयार और फटाफट से डल जाता है। तो ये जो है मशीनें बहुत ज़्यादा जो है इन चीज़ों पर जो है रुकावट डाल रही हैं, ठीक है? और हर व्यक्ति उन्हीं का इस्तेमाल कर रहा है। आप देखिए आज रेडीमेड कपड़े देखिए और बने हुए सिले हुए। रेडीमेड कपड़े आदमी ज़्यादा खरीद रहा है आज के समय में, परंतु वो उसको ये चीज़ पसंद नहीं है कि जो है हम कपड़े सिलवा लें। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो सिलवाते हैं, वरना आज के समय में लोग रेडीमेड कपड़े पहन रहे हैं। तो उनका ट्रेंड खत्म होता जा रहा है, जो बुनकर लोग हैं, सिलने वाले, कपड़े सिलने वाले लोग हैं, उनका भी, ठीक है? आगे बढ़ जाते हैं बिना देरी किए। और इसी के कारण कम लागत के होने के कारण भारतीय बुनकर इसी प्रतिस्पर्धा में नहीं कर सकते। ध्यान रखें, स्थानीय बाज़ारों में मैनचेस्टर वस्त्रों की अधिकता होने लगी क्योंकि वे मशीनों द्वारा बने कपड़ों के कारण लागत के थे। यानी कि जो लागत थी उनमें वो कम थी, तो लोग उसी को तो खरीदेंगे, कम लागत वालों को, फिर उनको कौन खरीदेगा? तो ये भी एक मुख्य कारण बना। उम्मीद है मुझे आपको ये पूरा का पूरा समझ में आया होगा। लाइक, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है? लाइक भी करें, मैं लिख देता हूँ लाइक, कमेंट, कोई डाउट है तो कमेंट में करें और शेयर। तो मेरे प्यारे साथियों, इसी के साथ मिलते हैं जल्दी के एक और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।